हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हंसी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलना हमें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 846 में। दोस्तों, जैसे कि पता है आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट 12th क्लास का हमने स्टार्ट कर दिया था, उसका फर्स्ट पार्ट हो गया है और आप लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट उस वीडियो में देखने को मिला है। उसके लिए मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूंगा। आज से आप पार्ट स्टार्ट करें सेकंड। कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट स्टार्ट करें। अगर आपने उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं उसको बुक बनाकर, जैसे कि मैंने बताया था कि एक स्पेशलिस्ट को बुक बना लीजिएगा और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और उनका रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे कि इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं और क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? कूलाम का नियम क्या है? देखो दोस्तों, कूलाम का नियम होता क्या है? कूलाम का नियम आवेशों के मध्य लगता है। किसके बीच लगता है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसे हम बोलते हैं कूलाम नियम। बट ये रूल होता क्या है? देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा कि जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, यानी कि जो कोई दो आवेश हमने मान लिया, सपोज Q1, एक ये Q1 आवेश है और ये 2Q2 आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है? R। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। जो लगने वाला इन आवेशों के मध्य बल है वो बल होगा दोनों आवेशों के गुणा के समानुपाती, और जो मध्य की दूरी है उनकी जो मध्य की दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? F बराबर केपा Q1 Q2 अपॉन में R। जैसा कि आपको पता है अगर समानुपाती का साइन हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई भी कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हमने यहाँ पे क्या माना है? B। केपा क्या माना है? केपा। और इसे बोलते हैं परावर्तनांक। क्या बोलते हैं? परावर्तनांक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा? यानी दो आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है उसको 3 गुना करने पर बल का मान बताना है। देखो, आपको पता है बल और दूरी में क्या संबंध होता है? बल और दूरी एक दूसरे के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो दूरी है कितनी कर रहे हैं? 3 गुना कर रहे हैं। यानी कि पहले की तुलना में दूरी को कितना कर रहे हैं? 3 गुना कर रहे हैं। अभी इस सूत्र से मैं यहाँ पे रखूंगा तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, शायद दिख रहा होगा आपको। हाँ, तो यहाँ पे रखूंगा तो 3r और क्या है? स्क्वायर, 3r स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो F समानुपाती 1 अपॉन में 9r स्क्वायर। यानी कि जो बल का मान होगा अगर दूरी को 3 गुना कर दिया जाए उसके बाद जो बल होगा वो बल होगा पहले की तुलना में 1 अपॉन में 9 गुना। यानी कि क्या होगा? F बटे 9। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यदि दो आवेशों जो r दूरी पर रखे हैं, यानी तो कोई दो आवेश है और r दूरी के मध्य रखे हैं, तो लगने के बीच लग रहा है, यानी F बल लग रहा है। यदि किसी एक आवेश का मान 2 गुना कर दिया जाए तो बल का मान होगा। क्या बोल रहा है पर्सन? दो आवेश है और उनको कहां पर रखा गया है? r दूरी पर रखा गया है। यदि किसी एक आवेश को कितना गुना? 2 गुना करने पर तो जो बल का मान बताना है। आपने इन क्वेश्चनों को नोट मैंने देखो यहाँ पे अब क्या है बता दिया। अगर यहाँ पे आवेश किसी यानी कि आपको पता है जो बल होता है वो Q1 और Q2 का गुणा होता है। Q1 Q2 का गुणा होता है। यहाँ पे किसी एक आवेश को कितना गुना कर रहे हैं? 2 गुना। यदि किसी एक आवेश को मैं 2 मान ले, यानी Q1 को Q2 मान लेता हूँ और Q2 ऐसा वैसा है, तो जो बल होगा वो पहले की तुलना कितना होगा? पहले की तुलना में 2 गुना होगा। यानी कि आवेश को अगर 2 गुना, किसी एक आवेश को 2 गुना करते हैं तो 2 गुना। या इसी क्वेश्चन में मान लो यदि दोनों आवेशों को 2 गुना कर दिया जाए, तो यानी कि यहाँ पे भी Q2 लगेगा और सॉरी यहाँ पे Q1 और यहाँ पे भी, यानी कि कितना हो जाएगा? पहले की तुलना में 4 हो जाएगा।
पहले क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, हो जाएगा यदि दोनों आवेशों को दो गुना कर दिया जाए, दोनों आवेशों को दो गुना कर दिया जाए, दो गुणा कर दिया जाए तो आप जो बल होगा यहाँ पे होगा। बट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर यानी कि आज का आंसर होगा ये। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक उतार लिया होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, परावर्तनांक का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे पूछ रहा है परावर्तनांक का मात्रक, सबसे पहले तो आपको परावर्तनांक पता होना चाहिए कि क्या होता क्या है। जैसे आपने अभी जस्ट कूलॉम का नियम पढ़ा है, F बराबर केपा Q1 Q2 R स्क्वायर। यहाँ पे जो केपा होता है, जो केपा का मान होता है वो क्या होता है, परावर्तनांक। अगर यहाँ से मैं निकालता हूँ परावर्तनांक तो क्या कैसे निकालता हूँ, इसका मतलब न्यूटन, ये दूरी है, दूरी का वर्ग है तो यहाँ पे यानी कि दूरी का वर्ग यानी कि मीटर का स्क्वायर। दो आवेश है और ये गुणा में है तो ये अगर भाग में आएंगे, अब क्या आएंगे भाग में, दो आवेश होता है, एक आवेश का मतलब होता है कूलाम और दो है तो कूलाम स्क्वायर। यहाँ से परावर्तनांक का मतलब क्या जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, परावर्तनांक की विमा क्या होती है। यहाँ पे बताना परावर्तनांक की विमा। अब यहाँ से आप विमा आराम से निकाल सकते हो, बल्कि विमा मैंने आपको बताई है m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर माइनस का 2। और यहाँ पे क्या है मीटर स्क्वायर, तो मैं l स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। और आपको पता है आवेश की जो विमा a की पावर 1 और t की पावर 1 होती है, और यहाँ पे है स्क्वायर तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका स्क्वायर। अगर इसको यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, केपा की विमा निकालता हूँ तो क्या निकालता हूँ, m की पावर 1 l की पावर, l तो एक 1 ये रहा और 2 ये रही, यानी कि l की पावर कितनी होगी 3 और t की पावर माइनस का 2 है और 2 नीचे प्लस, अगर प्लस ऊपर गया तो माइनस का, यानी कि माइनस का 4 और a माइनस का 2। ये परावर्तनांक की विमा हो गई, यानी ये तो परावर्तन का मतलब हो गया, ये परावर्तनांक की विमा हो गई। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, धातु के लिए परावर्तनांक का मान क्या होता है। आपको धातु के लिए परावर्तनांक केपा का मान जानना है। अगर हम बात करें धातु के लिए केपा का मान होता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। धातु के लिए केपा का मान कितना होता है, अनंत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पानी के लिए परावर्तनांक का मान क्या होगा। अगर मैं बात करूं शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं देखो यहाँ पे दिख भी रहा, तो चलो फिर भी मैं यहाँ पे लिख दूं। अगर पानी की बात करें, पानी के लिए जो परावर्तनांक केपा का मान होता है, परावर्तनांक का मान होता है वो होता है 80। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले मात्रक बताने के लिए आपको पता होना चाहिए विद्युतशीलता होती क्या है। देखो आपने अभी थोड़ी देर केपा के बारे में पढ़ा होगा, और केपा का सूत्र होता है B बराबर 4 अपॉन में E नोड। जो E नोड होता है ना वही विद्युतशीलता होती है, जो E नोड का मान होता है वही विद्युतशीलता होती है। देखो आपको पता है केपा और E नोड एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो आपने केपा का मान मात्रा निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, यहाँ पे इसका मात्रा निकाला होगा। अगर आप बात करें E नोड का मात्रक की, तो E नोड का मात्रक होगा कूलॉम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विद्युतशीलता की विमा क्या है। विद्युतशीलता की आपको विमा निकाल, देखो आपको यहाँ पे अगर केपा की निकालो तो ई नोट की आराम से निकालेंगे। केपा की विमा क्या होगी, m की पावर 1 और l की पावर 1 ढाई और 2 ये रहा, तो l की पावर 3 और t की पावर माइनस का 4 था और a की पावर माइनस का 2। आपको ये आराम से निकाल के याद कर लेनी होगी। अब जस्ट लिखो, उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करेंगे, जहाँ पे प्लस है वहां तो यानी कि माइनस कर दो, वहां पे माइनस कर दो, और मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस था तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, और यहाँ पे माइनस था तो मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ। तो इसकी विमा क्या होगी, ई नोट की जो विमा होगी वो होगी m की पावर माइनस का 1, m की पावर और l की पावर माइनस का 3 और t की पावर 4 और a की पावर 2। ये देखो ये विद्युतशीलता की विमा होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, परावर्तनांक का। देखो जो ई आर होता है इसे बोलते हैं आपेक्षिक परावर्तनांक। तो आपेक्षिक यानी कि जो माध्यम की विद्युतशीलता होती है
और उसमें किसका ई नोड यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता का भाग दे दिया है। माध्यम की विद्युतशीलता में निर्वात की किसकी निर्वात की विद्युतशीलता का भाग दे दिया जाए तो अपेक्षित पराविद्युतांक यानी विद्युतशीलता जाती है। तो इसका सूत्र होगा ई आर बराबर ई एम बटे ई नोड। और ई एम क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता याद कर लेना, माध्यम की विद्युतशीलता, यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की पराविद्युतता के यानी केपा का मान क्या होगा। अगर हम बात करें केपा का मान, शायद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में दिख रहा होगा आपको। चलो ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह पे होता है केपा का मान होता है 4 पाई ई नोड और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9। उसका अगर साथ अगर उसका मात्रा लिखना चाहते हो तो वो आपको मात्रा बताया हुआ है और मात्रा आप अच्छे से याद कर सकते हैं इसका मात्रा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की ई नोड का मान क्या होता है, यानी आपको बताना ई नोड का मान। मैं यहाँ पे लिखूंगा ई नोड का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। आपको याद रखना है ई नोड का जो मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो ये जो ई नोट की वैल्यू होती है इससे या फिर ई आर का जो सूत्र होता है आपको मैंने करवाया, इससे कोई भी आज तक न्यूमेरिकल बने ना और ना ही साइज आगे बनेगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन भी सकता है अगर न्यूमेरिकल तो सूत्र जरूर पूछे, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखें क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी ये आपको क्या बताना है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो इलेक्ट्रॉन पर देखना है। देखो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की वैल्यू होती है यानी वो क्या आती है माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम्ब। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है माइनस का 1.6 10 की पावर 19 माइनस का 19 सॉरी ये इसकी पावर होगी। क्वेश्चन नंबर 14 एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान की तो वो होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31 केजी। क्या होता है 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31। अब देखो एक क्वेश्चन 15 एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर बात करें हम देखो आवेश का सूत्र देखो आप क्या होता है Q बराबर n E। आपको क्या बताना है इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक कूलम्ब आवेश में, किसमें एक कूलम्ब आवेश में, तो ये इलेक्ट्रॉन में हम यहाँ पे भाग दे सकते हैं यानी कि n, यानी कि एक में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 के अगर भाग दे दे तो जो वैल्यू होगी तो मैं डायरेक्ट इसका मान लिख रहा हूँ एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है आपको वो क्या आती है 6.25 गुणा 10 की पावर 18 10 की पावर 18 ये इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है किसमें एक कूलम्ब आवेश में। अब बात करें क्वांटीकरण का नियम क्या है। क्वांटीकरण का नियम देखो क्वांटीकरण के नियम का मतलब कहने का मतलब ये है अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है तो वो पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ऐसे नहीं कि आधा पाव जो भी है 5.5 6.5 7.5 इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3 ऐसे स्थान होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास 7 हो गए इसके पास 10 हो गए उसके पास 15 उसके बाद 25 ऐसे ऐसे होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शायद दिखा होगा क्वांटीकरण का नियम क्या है। देखो क्वांटीकरण के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण गुणज के रूप में होता है पूर्ण गुणज के रूप में होता है पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि क्वांटीकरण का नियम अगर कोई पूछे तो क्या है इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है पूर्ण गुणज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, यानी आपको प्रोटॉन पर आवेश बताना है। थोड़ी देर पहले आपने देखा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश उसका द्रव्यमान। अब बात करें प्रोटॉन पर सेम जो आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है वही आवेश प्रोटॉन पर है, लेकिन प्रोटॉन में क्या है पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है
पॉजिटिव होता है। तो याद रखना जो आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है वही प्रोटॉन का होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का आपको द्रव्यमान बताना है। अगर हम बात करें प्रोटॉन पर द्रव्यमान की, वो होता है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 24 10 की पावर माइनस का 24, यानी कि एम्पियर द्रव्यमान का, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 24। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। न्यूट्रॉन पर आवेश, अरे यार न्यूट्रॉन का आवेश किसको नहीं पता? आपको पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है कि उसके कोई ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। अब बात करें न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है। अगर बात करें न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान की, किसकी? न्यूट्रॉन पर। जो सेम प्रोटॉन पे होता है वही द्रव्यमान न्यूट्रॉन पे होता है, जो प्रोटॉन पे होता है वही न्यूट्रॉन पे होता है। तो क्या होता है प्रोटॉन पे? केजी। सॉरी यहाँ पे मेरे केजी कोई दिक्कत नहीं, केजी आपको पता होगा। देखो आपको मैंने यहाँ पे इस वीडियो में 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, अगर वो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसके बारे में और इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। आई होप आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा और आपने अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। अगर हकीकत में आप सिलेक्शन को लेना चाहते हैं, सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल वो बेलगांव, अगर वहां तक अगर सफर पूरा करना है तो भाई मेरे आज से आपको पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, आज से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है एग्जाम से 1 महीने पढ़ लिया, 2 महीने पहले पढ़ लिया। अरे यार उस टाइम तो फॉर्म भरने के बाद तो सब पढ़ते हैं। अगर जिस भी स्टूडेंट ने अगर अभी से अपनी स्टडी से स्टार्ट कर दिया तो यकीन मानिए वो अपने सिलेक्शन के पास पहुंच रहा है। बस आपको उसी ईमानदारी के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ूंगा, परसों नहीं पढ़ लिया तो उसके बाद नहीं पढ़ूंगा। आपको रेगुलर पढ़ना है। समझ में आया? आई होप मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। मेरे सपोर्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।